हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 25 अप्रैल 2020 द हिंदू। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है द हिंदू में जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आज हम पेज नंबर 5 पे एक जो न्यूज़ है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ वहाँ से कुछ बॉडीज़ को लाने की बात है कि जो लोग कोरोना वायरस के अलावा किसी कारणवश मर गए हैं वहाँ पर, उन लोगों की डेड बॉडी को लाने की बात है इंडिया में। उसी के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जब हम एडिटोरियल पर जाते हैं 6 नंबर पेज पर, तो यहाँ नो 100% कोटा, इसके ऊपर हमने कल भी डिस्कशन किया था और प्रीवियस 2 दिन में ये न्यूज़ लगातार चली आ रही है, क्योंकि 2002 में एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक निर्णय था कि जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पर, मीन्स शेड्यूल एरिया है, उनमें 100% कोटा होगा। जो शेड्यूल एरिया की जो स्कूल्स है उनमें एसटी कैटेगरी के ही केवल पढ़ाएंगे। उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक निर्णय था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। तो ये हम लगातार पिछले 2 दिन से इसके ऊपर देख रहे थे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा। पेंडेमिक रेस्पॉन्सेज, कौन से देश ने क्या किया, वर्ल्ड का क्या रेस्पॉन्स रहा, कई दिनों से लगातार सेम न्यूज चली आ रही है, तो नो नीड टू रीड अगेन। ज्वाइनिंग द गेंट्स, तो यहाँ पर दो, फेसबुक एंड जियो, इन दोनों को आपस में मिलने से क्या होगा, आगे क्या अच्छे परिणाम आएंगे। तो एक तरह से एफडीआई है, टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ा एफडीआई हुआ है इंडिया में। और इसके ऊपर भी हमने पहले बात कर चुके थे कि एफडीआई क्या होता है, कितने प्रकार का हो रहता है, ग्रीन फील्ड एफडीआई, उसके बाद ब्राउन फील्ड एफडीआई, एफडीआई के रूट कौन कौन से हैं अप्रूवल के, ये सभी हमने पहले देख चुके। तो एक बार जब टॉपिक्स हो जाते हैं, आप देखिए कि पेंडेमिक रेस्पॉन्सेज, इवन दो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी हमारा पहले हो चुका है, उसके बाद 100% कोटा फिर अगेन रिपीट है। यहाँ पर पेंडेमिक रेस्पॉन्सेज कई दिनों से सेम आ रहा है। यहाँ पर एफडीआई से संबंधित हमने पहले ही बातें कर चुके हैं। 8 नंबर पे न्यूज है, ये भी हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये आज अगेन हम डिस्कशन करेंगे ताकि रिपीट होता रहे, रिवीजन होता रहे। यहाँ पर कुछ फिजिकल डेफिसिट से संबंधित बात आई है। एनके सिंह साहब ने बोला है, जो 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे, एनके सिंह सर। तो 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, 7वीं में ये एफआरबीएम एक्ट, फाइनेंशियल फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसकी जो रिव्यू कमेटी थी उसके भी ये अध्यक्ष थे। फिजिकल टारगेट क्या क्या होते हैं, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, ये सभी इसमें हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतना सा याद रखना कि एफआरबीएम एक्ट के तहत स्टेट्स अपनी जीडीपी के, मीन्स स्टेट्स का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके अनुसार वो 3% मार्केट से बोरोइंग ले सकते हैं, और इसकी सीमा बढ़ाकर अभी 4% कर दी गई है। तो इतना सा याद रखना, केवल कोविड-19 के कारण, अगेन बाद में 3% कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखते हैं हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। 1981 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना से हमको कोई लेना देना नहीं। 10 अप्रैल को हमने टॉपिक नंबर 3 में इसका डिस्कशन किए थे। इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। इसके 6 मेंबर है, ये हमेशा याद रखना, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इसका मेंबर नहीं है इराक, इवन दो इराक गल्फ कंट्री होने के बावजूद इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो 6 कौन कौन से मेंबर हैं, उनका मैप में आप लोकेशन फिक्स करोगे कि ये देश कहां कहां पर है। यहां से यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास आय होती है और गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। गवर्नमेंट की आय से ज़्यादा अगर उसके खर्चे हो जाएं तो उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। लेकिन इस आय में हम वो आय नहीं जोड़ेंगे जो गवर्नमेंट उधार लेकर खर्च करती है। देखो, आप कॉन्सेप्ट समझना, गवर्नमेंट की आय अगर उसके खर्चों से कम हो जाए या कम रहती है तो वो है राजकोषीय घाटा। लेकिन इस आय में, गवर्नमेंट की आय में, उन सभी आय को नहीं जोड़ेंगे जो गवर्नमेंट उधार लेकर खर्च करती है, तो वो है राजकोषीय घाटा। मीन्स अब देखेंगे यहां पर कौन सी आय, वो देखेंगे, बट कुल पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार
व अन्य देवताओं को सम्मिलित नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की प्राप्तियां कौन कौन सी होती है। गवर्नमेंट की प्राप्तियां फर्स्ट ये देखते हैं, तो इसमें रेवेन्यू रेसिप्ट्स मीन्स राजस्व प्राप्तियां, दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती है गवर्नमेंट की जिसमें ना तो गवर्नमेंट को अपनी कोई संपत्ति बेचना पड़े, ना ही गवर्नमेंट को उधार लेना पड़े, अपने आप आ रहा है। मीन्स जैसे टैक्स, इसके लिए ना तो गवर्नमेंट को कोई संपत्ति कम करनी पड़ी है, ना ही गवर्नमेंट ने कहीं से उधार लिया है। मीन्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो पैसा आ रहा है वो क्या है, कर राजस्व। सेकंड है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे फीस कहीं लगा दी, फाइन लगा दिया, इंटरेस्ट आ रहा है गवर्नमेंट के पास, डिविडेंड कहीं से लाभ आ रहा है, जैसे कोई बैंक है, बैंक लाभ कमा के दे रहा है, या ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, जैसे स्पेक्ट्रम जो रहती है टेलीकॉम सर्विसेज का, या कोल माइंस के द्वारा जो पैसा आ रहा है वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पैसा। मीन्स यहां पर गवर्नमेंट को ना तो अपनी संपत्ति को कम करना पड़ रहा है, ना ही अपनी देयताएं बढ़ानी पड़ रही है, मीन्स ना बाजार से उधार लेना पड़ रहा है। दूसरी टाइप की प्राप्तियां होती है पूंजीगत प्राप्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो ये डेली न्यूज़पेपर में रहते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स, पब्लिक एसेट, पब्लिक लाइबिलिटीज, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल रिसीट्स, डेप्ट कैपिटल, नॉन डेप्ट, ये सभी न्यूज़पेपर्स में चलते रहते हैं। तो एक बार अगर क्लियर हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं कैपिटल रिसीट्स मींस पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। इसमें दो टाइप की होती है, डेप्ट कैपिटल रिसीट्स एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स। डेप्ट कैपिटल रिसीट्स ऐसी रहती हैं जिसमें मार्केट से बोरोइंग करे गवर्नमेंट, या फिर अदर लाइबिलिटीज, गवर्नमेंट के पास जो हम पैसा जमा कराते हैं अकाउंट्स में, पीएफ, पोस्ट ऑफिस में जमा, या सेविंग स्कीम्स में जो जमा कराते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज है, देयताएं हैं। मीन्स गवर्नमेंट को किसी न किसी दिन वापस इनको देना ही पड़ेगा। इसको वापस, अगर सुकन्या समृद्धि योजना में हम पैसा जमा करा रहे हैं तो हो सकता है 10-20 साल तक हम पैसा जमा कराएं, बाद में तो गवर्नमेंट को वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, देयताएं। बाजार से उधार आंतरिक भी ले सकती है, वो आरबीआई के थ्रू लेती है, और बाहर से अगर उधार लेना पड़ता है किसी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट खुद से उधार लेती है। तो मार्केट से बोरोइंग, ये क्या है, डेप्ट मीन्स ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। नॉन डेप्ट मीन्स नॉन ऋण, ऋण पूंजी मीन्स वहां पर किसी तरह का बाहर से उधार नहीं ले रहे। तो यहां क्या होता है, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मीन्स अपनी कंपनी की खुद की हिस्सेदारी थी उसको कम कर दिया, और पैसा जो मिला वो प्राप्ति। या फिर ऋणों की वसूली, मीन्स जो गवर्नमेंट ने कभी ऋण दिए थे किसी को, वो अगर ऋण उसके पास आ जाता है, रिकवरी लोन वापस आ जाता है, तो वो भी किस में आएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स में। तो जब भी हम निकालेंगे राजकोषीय घाटा तो कुल सरकारी खर्च तो जुड़ जाएगा, लेकिन कुल प्राप्तियों में हम राजस्व प्राप्ति पूरी जोड़ेंगे, पूंजीगत प्राप्तियों में हम केवल नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स को ही जोड़ेंगे। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन टॉपिक है एफआरबीएम एक्ट 2003, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, राजकोषीय उत्तरदायित्व एंड बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। ये क्यों लाया गया था, 2003 में संसद द्वारा पारित किया गया इसको, क्योंकि राजकोषीय स्तर पर मींस जो गवर्नमेंट पैसा कितना खर्च कर रही है, कितना नहीं करना चाहिए। 11 अप्रैल के 4th नंबर का टॉपिक था, इसका डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया है। जवाबदेही था गवर्नमेंट की कि कितना खर्च करोगे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कितना खर्च नहीं करेंगे। क्यों किया, क्योंकि दूसरी जो गवर्नमेंट आएगी उस पर अननेसेसरी बर्डन ना पड़े। 2008-9 में क्या टारगेट बनाया इसके द्वारा, जो बजट एफआरबीएम एक्ट बना था 2003, इसमें टारगेट थे कि 2008-9 तक गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट जो है राजकोषीय घाटा उसको 3% पर लाएगी जीडीपी के, और रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसको 0% लाएगी। लेकिन हुआ क्या, अमेरिकन क्राइसिस, अमेरिकन इकोनॉमिक, अमेरिका की आर्थिक मंदी, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड पर प्रभाव पड़ा और हम इसको नहीं अचीव कर सके। तो हुआ क्या, उसके बाद एफआरबीएम एक्ट रिव्यू कमेटी बैठी एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में कि क्या क्या होना चाहिए साहब आप बताइए। तो उन्होंने बताया क्या, और इन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी। इन्होंने बताया कि रिकमेंडेशंस दी, तो ये बाध्यकारी नहीं थी। इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, सिफारिशें, कि राजकोषीय जो घाटा है उसको 2019-20 तक गवर्नमेंट करनी चाहिए 3%, और 2022-23 तक इसको 2.5% पर लाना चाहिए। और अभी कौन सा चल रहा है फाइनेंशियल 2020 और 21, तो अभी पास में है हम लगभग इसके। 2019-20 में हम अगर देखें एग्जांपल के लिए, तो 2019-20 में टारगेट गवर्नमेंट ने किया था 3 की जगह 3.3, और एंड हुआ कितना 3.8, क्योंकि 5% का
एस्केप क्लोज भी लागू किया गया। एस्केप क्लोज क्या है उसको भी देखेंगे। इन्होंने कहा कि 2022-23 तक रेवेन्यू जो डेफिसिट है, राजस्व घाटा, उसको 0.8% जीडीपी पे लेके आओ। और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, मींस कितना आप उधार ले सकते हो 2022-23 तक, ये याद रखना किसका कितना कब तक, 2022-23 तक। तो इसमें भी कहा उन्होंने कि 2022-23 तक टोटल 100 मीन्स टोटल 60% आप उधार ले सकते हो जीडीपी का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 40 और स्टेट गवर्नमेंट 20। और 2018 के यूपीएससी प्री में एक स्टेटमेंट था यहां से, तो याद रखना स्टेट फिजिकल डेफिसिट जो लिमिट है उनके लिए कहा कि स्टेट कितना मार्केट से बोरिंग कर सकता है, 3% ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो उसका टोटल सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका 3% उधार ले सकता है। अब हम देखते हैं एस्केप क्लोज क्या है। इन्होंने क्या कहा कि जब भी आप फिजिकल डेफिसिट के लिए किसी फाइनेंशियल में टारगेट बनाओगे, जैसे 3 का बना लिया, 2.5 का बना लिया, तो उसमें लगभग 0.5% का आप ऊपर नीचे हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या बताया कि अगर कोई युद्ध हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, अकाल आ जाए, या व्यापक संरचनात्मक सुधार आप किए हो जैसे जीएसटी, या फिर आपने डिमोनेटाइजेशन किया, या ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाए, और इसी का फायदा उठाया था गवर्नमेंट ने। 2019-20 में गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 3.3, लेकिन बाद में इसमें 0.5% का और यूज कर लिया और इसको 0.38 कर दिया, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत कम थी। इसीलिए कई तरह के अनाउंसमेंट किए गए आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक सहायता दी गई लोगों को। तो ये था हमारा क्या, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट से 2-3 बार क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। और एफआरबीएम एक्ट हमेशा याद रखना, डेप्ट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, ये सभी याद रखना आपको। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन सभी से क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यूज़ डिस्कशन फॉर द हिंदू एनालिसिस।